दोस्तों, हमारे भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चाणक्य का नाम ना सुना हो, क्योंकि चाणक्य को इतिहास का सबसे बुद्धिमान और सबसे चालाक राजनयिक माना जाता है। दरअसल उनके द्वारा बनाई गई कूटनीतियां इतनी कारगर साबित होती थी कि उनका इस्तेमाल आज भी राजनीति में किया जाता है। बताया जाता है कि उस समय नंदा राजवंश के सबसे बड़े सम्राट राजा धनानंद को उन्होंने सिर्फ अपनी तेज बुद्धि के दम पर युद्ध में हरा दिया था। वैसे इस युद्ध को जीतने के लिए चाणक्य ने 7 विशेष नीतियां बनाई थी, जिन पर चलकर उन्हें ये जीत हासिल हुई थी। अब अगर आप भी चाणक्य की उन 7 नीतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम ना सिर्फ उन नीतियों की बात करेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि उन्होंने इसका इस्तेमाल युद्ध में किस तरह से किया था। दोस्तों, 375 ईसा पूर्व में जन्मे चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त और बुद्धि के भगवान जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसका कारण ये है कि उनके जैसा तेज बुद्धि वाला इंसान इतिहास में आज तक नहीं देखा गया है। उनका दिमाग इतना तेज था कि अपनी बुद्धि के दम पर वह मजबूत से मजबूत साम्राज्य को भी जड़ से उखाड़ फेंकते थे। शुरुआती समय में चाणक्य नालंदा के विश्वविद्यालय में एक शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर वे एक महान फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट और राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शाही सलाहकार बन गए थे। दरअसल चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सिर्फ सलाहकार ही नहीं बल्कि उनके विशाल साम्राज्य की हर एक मिनिस्ट्री को अकेले ही संभालने का काम किया करते थे। और राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की उसका सबसे बड़ा श्रेय चाणक्य को ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि चाणक्य की वो 7 नीतियां क्या थी जो उन्होंने राजा धनानंद को हराने के लिए इस्तेमाल की थी। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ था। दरअसल जिस समय चाणक्य विश्वविद्यालय में शिक्षक हुआ करते थे, उसी समय सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए अपनी विशाल फौज को लेकर भारत की तरफ बढ़ रहा था। और चाणक्य इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि यदि सिकंदर को रोकने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई गई तो वो भारत पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसलिए उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए भारत के अलग अलग राजाओं से मिलना शुरू किया। और इसी दौरान वे भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मगध के राजा धनानंद से भी मिलने पहुंचे। चाणक्य ने धनानंद के सामने अपने विचार रखे और कहा कि भारत के सभी राजाओं को एकजुट होकर सिकंदर के खिलाफ तैयारी शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, धनानंद सत्ता के नशे में चूर रहता था। उसको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई मामूली सा पंडित उसी के दरबार में खड़ा होकर उसको राजपाट सिखाए। इसलिए उसने गुस्से में चाणक्य को धक्के मारकर अपने दरबार से बाहर निकालने की कोशिश की। इस धक्का मुक्की में चाणक्य नीचे गिर गए और उनकी शिखा यानी बालों की चोटी खुल गई। अपने साथ हुए इस अपमान से चाणक्य को बहुत गहरी ठेस पहुंची। उन्होंने गुस्से में आकर राजा धनानंद के भरे दरबार में ये कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक तेरा साम्राज्य खत्म नहीं कर दूंगा तब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। और यही वो पल था जिसमें चाणक्य और राजा धनानंद के बीच एक विशाल युद्ध की शुरुआत हुई। इसके बाद चाणक्य ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जो ना सिर्फ धनानंद को युद्ध में हराए बल्कि अखंड भारत पर भी राज कर सके। दोस्तों, उनकी ये तलाश चंदू नाम के एक कम उम्र लड़के पर जाकर खत्म हुई। बाद में यही लड़का राजा चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। चाणक्य को इस लड़के के अंदर वो सारी खूबियां नजर आईं जो उन्हें एक राजा के अंदर चाहिए थी। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इस लड़के को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। चंदू ने भी चाणक्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और जो भी सीख चाणक्य देते गए चंदू उसको अपने अंदर उतारता गया। इतने में ही दोस्तों सिकंदर की सेना भारत की दहलीज पर आधम की। अब चाणक्य ये अच्छी तरह जानते थे कि सिकंदर की सेना को बल से नहीं बल्कि छल से ही हराया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सिकंदर की सेना के मन पर वार करने का प्लान बनाया और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने चंदू को सिकंदर की सेना में शामिल करवाया। इसके बाद चाणक्य के कहने पर चंदू ने सिकंदर की सेना के अंदर तरह तरह के भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। दरअसल उस समय यूनान के लोग देवी देवताओं को बहुत ज्यादा मानते थे और चाणक्य इसके बारे में अच्छी तरह जानते थे। इसलिए चाणक्य के कहने पर चंदू ने सिकंदर की सेना में ये भ्रम फैला दिया कि भारत के सभी देवी देवता उनसे नाराज हैं। इस भ्रम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए वे कभी उनके खाने में जहर मिला देते तो कभी उनके झंडे को आग लगा देते। इन सब चीजों की वजह से सिकंदर की सेना में फैला ये भ्रम अब यकीन में बदलने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद सच में भारत के देवी देवता उनसे नाराज हैं, तभी उनकी सेना के साथ ये अनहोनियां हो रही हैं। इस जंग में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई और सिकंदर भारत में घुसने से पहले ही भाग खड़ा हुआ।
दोस्तों ये कोई मामूली जीत नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने उस समय के दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मजबूत शासक को हराया था। इस जीत से चाणक्य इतने कॉन्फिडेंस में आ गए कि वह एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। दरअसल चाणक्य को लगा कि अगर वह सिकंदर को हरा सकते हैं तो फिर ये मगध का राजा धनानंद उनके सामने क्या चीज है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में बिना कोई खास नीतियों के उन्होंने मगध पर भी हमला बोल दिया। लेकिन दोस्तों इस जंग में चंद्रगुप्त की हार हुई और बड़ी मुश्किल से चंद्रगुप्त और चाणक्य की जान बच पाई। इस युद्ध को हारने के बाद चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि बिना स्ट्रेटजी के धनानंद को हराना नामुमकिन है और तभी उन्होंने धनानंद को हराने के लिए वो 7 नीतियां बनाई थी। चलिए अब जानते हैं कि वो 7 नीतियां आखिर क्या थी। दोस्तों चाणक्य की सबसे पहली नीति थी परिधि पर हमला, यानी मगध के अंदर सीधा हमला ना करके उसके बाहर के छोटे छोटे राज्यों पर हमला करना। क्योंकि पहली बार चाणक्य युद्ध इसीलिए हारे थे कि उन्होंने सीधा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया था। इसके बाद चाणक्य की दूसरी नीति का नाम था विषकन्या। असल में इस नीति के अंदर उन्होंने ऐसी लड़कियों की एक सेना तैयार की जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इन सभी लड़कियों को लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर पिलाया गया, जिसकी वजह से ये लड़कियां एक जहरीली नागिन की तरह बन गई। ये लड़कियां मगध के बाहरी इलाकों के राजाओं के पास उनके मनोरंजन के लिए भेजी जाती थीं, जहां ये उन राजाओं को किस करने के बहाने उन्हें जहर देकर मार देती थी। इसके बाद चाणक्य की तीसरी नीति थी जासूसों की सेना। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य ने 1-2 जासूस नहीं बल्कि उनकी भी एक छोटी सी सेना तैयार की थी। इन सभी को जासूसी करने की ट्रेनिंग भी उन्होंने खुद ही दिया था। असल में वो अपने दुश्मन की छोटी से छोटी बातों को जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इतने सारे जासूस तैयार किए थे। इसके बाद चाणक्य की चौथी नीति थी एक बड़ी सेना को तैयार करना। इसके लिए चाणक्य ने खुद अपना भेष बदलकर एक मुनि का भेष धारण कर लिया और जगह जगह जाकर कथाएं करने लगे। वे लोगों को चंद्रगुप्त की अच्छाइयां बताते थे और उन्हें उसकी सेना में शामिल होने के लिए मोटिवेट करते थे। दोस्तों उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि इसी तरह लोगों को मोटिवेट करते करते उन्होंने 8 लाख लोगों की एक विशाल सेना तैयार कर दी थी। इसके अलावा उनकी 5वीं नीति थी योग्यता के आधार पर पद देना। दरअसल चाणक्य आरक्षण जैसी चीजों के बिल्कुल खिलाफ थे। वह अपनी सेना में किसी भी व्यक्ति को कोई भी पद उसकी जात पात, धर्म और ऊंच नीच के आधार पर नहीं देते थे, बल्कि जो व्यक्ति उस पद के लिए सच में योग्य होता था उसी को पद दिया जाता था, ताकि एक हाई परफॉर्मेंस सेना तैयार हो सके। इसके बाद उनकी छठी स्ट्रेटजी थी छापामार युद्ध। ये नीति भी चाणक्य ने धनानंद के साथ हुए अपने पिछले युद्ध से सीख लेकर बनाई थी। इस नीति के जरिए उन्होंने धनानंद पर एकदम से कोई बड़ा हमला ना करके छोटे छोटे टुकड़ों में हमले किए। दोस्तों इससे उन्हें 2 बड़े फायदे हुए। एक तो ये कि धनानंद की सेना इस तरह के युद्ध लड़ते लड़ते कमजोर होने लगी, और दूसरा ये कि चाणक्य को अपनी सेना की ताकत और कमजोरियों के बारे में पता लग गया। दोस्तों आखिर में चाणक्य की 7वीं नीति थी विदेशी राजाओं के साथ गठबंधन करना। असल में चाणक्य अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मास्टर थे। अपने इसी हुनर से उन्होंने कई विदेशी राजाओं और उनकी सेना को इस युद्ध में अपने साथ कर लिया। इसके लिए उन्होंने कश्मीरी राजा, यूनानी, पोरस और यहाँ तक कि समुद्री लुटेरों को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इन सबको मिलाकर उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार कर दी जो धनानंद की सेना से कई गुना बड़ी और कई गुना ताकतवर थी। चाणक्य ने जब इन 7 नीतियों को एक साथ इस्तेमाल किया तो धनानंद इसका जवाब नहीं दे पाया। इस युद्ध में धनानंद की सिर्फ हार ही नहीं हुई बल्कि पूरी नंदा डायनेस्टी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस तरह चाणक्य ने अपनी अक्लमंदी और कूटनीतियों से न सिर्फ धनानंद को हराया बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भारत को एक ऐसा राजा भी दिया जिसने आगे चलकर अखंड भारत का निर्माण किया। कुछ इसी प्रकार की घटना इंसानों के शरीर में देखने को मिली जब दुनिया भर के डॉक्टर्स इंसान के शरीर से कैंची, चम्मच और बाल जैसी चीजें बाहर निकाले। अगर आप भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।